हेलो एवरीवन, यूनिवर्सल स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम जो है पेट के मॉडल टेस्ट पेपर करा रहे हैं, जिसमें आपका तीन मॉडल पेपर जो है वो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड किए जा चुके हैं। अगर नहीं देखा होगा तो वहाँ प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप देख सकते हैं क्रम से। और सभी क्वेश्चन जो यहाँ पे शामिल किए गए इन मॉडल टेस्ट पेपर्स के थ्रू आपके लिए वो एक बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों का संकलन है। तो उसको जो है आपको लाइन से सारे मॉडल पेपर देख लेने हैं, जिससे आपका एक अच्छा रिवीजन, एक बेस्ट तैयारी हो सके। आज के वीडियो में हम मॉडल टेस्ट पेपर 4 लेकर के आए हैं और इस मॉडल टेस्ट पेपर 4 के सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलिए बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा है कि निम्नलिखित में से वह सिंधु स्थल जहाँ से सूती कपड़े के अवशेष मिले हैं, रोपड़, मोहनजोदड़ो, कोटदीजी या फिर उपर्युक्त सभी। पूछा क्या है, ध्यान रखना है आपको कि सूती कपड़े के, जहाँ से सूती कपड़े के अवशेष मिले हैं। तो बिल्कुल, अगर सही उत्तर की बात करें तो यहाँ पे मोहनजोदड़ो आपका सही उत्तर होगा। यहाँ से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन इसके अलावा अन्य जगहों से भी सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। उसमें आपका एक आ जाएगा कालीबंगा और इसके अलावा लोथल, इन दोनों जगह से और एक इस मोहनजोदड़ो, 3 जगह से जो है वो सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑप्शन में केवल मोहनजोदड़ो ही सही दिया है, कालीबंगा या लोथल नहीं दिया है। यदि दिया होता तो इन्हें भी शामिल करते, नहीं दिया है तो सिर्फ मोहनजोदड़ो सही होगा। याद रखिए, रोपड़ और कोटदीजी से जो है वो सूती कपड़े के साक्ष्य नहीं मिले हैं। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है कि मोहनजोदड़ो जो है वो कहाँ है, सिंध के लरकाना जिले पे है, सिंधु नदी के दाहिने तट पर ये पड़ता है। और सबसे ज़्यादा इसकी खोज कब और किसने की, ये पता होना चाहिए। इसकी खोज जो है वो 1922 ईस्वी में रखाल दास बनर्जी ने की थी। ये चीज़ें आपको इतनी इस क्वेश्चन से रिलेटेड याद रखनी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, जैन धर्म के तीर्थंकर महावीर स्वामी ने स्वीकार किया ईश्वर के अस्तित्व को, वेदों की अपौरुषेयता को, पुनर्जन्म तथा कर्मवाद को या फिर उपर्युक्त सभी को। आपसे पूछा है कि जैन धर्म के जो तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, इन्होंने किसको स्वीकार किया है। बिल्कुल, इन्होंने ये इनका जो विश्वास था वो पुनर्जन्म में था और कर्मवाद में इनका विश्वास था। बात करें अगर महावीर स्वामी की, तो इन्होंने क्या कहा है कि जो संसार के सभी प्राणी हैं वो अपने अपने जो उनके संचित कर्म होते हैं उसके अनुसार ही कर्म फल को जो है वो भोगते हैं, और साथ ही साथ जो पुनर्जन्म है उसका भी इन्होंने जिक्र किया है। तो बिल्कुल पुनर्जन्म और कर्मवाद इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, अशोक के किस अभिलेख से कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है। आपसे पूछा है कि अशोक के किस अभिलेख से कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है, 7वें, दूसरे, प्रथम या 13वें। बिल्कुल सही ऑप्शन 13वें अभिलेख से जो है अशोक के जो कलिंग युद्ध है उसकी जानकारी मिलती है। और आपसे ये पूछा जाता है कि जो है ये युद्ध हुआ कब था, अशोक का जो कलिंग का युद्ध है ये कब हुआ था, और इसके साथ साथ जो इनका कब, मतलब कलिंग पर आक्रमण किया गया था, तो 261 ईस्वी पर किया गया था। इसके साथ साथ एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि इस युद्ध में इतना ज़्यादा मतलब रक्तपात हुआ था कि इसके बाद क्या किया, अशोक ने भेरी धम्म को छोड़कर क्या किया था, मतलब लड़ाई झगड़े को छोड़कर एक धार्मिक नीति अपनाई थी। तो भेरी धम्म को लिखा रहता है आपकी किताबों में भी, अगर आपने पढ़ा होगा तो भेरी धम्म को छोड़कर इन्होंने धम्म घोष की नीति अपनाई थी। और बिल्कुल 13वें शिलालेख से जो है ये चीज़ें, इसकी जानकारी हमें मिलती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक थे। आपसे पूछा है कि मौर्यकालीन भारत वाली इंडिका के लेखक कौन है। बिल्कुल, मेगास्थनीज, फाहियान, हेनसांग या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर है आपका कि जो मौर्यकालीन भारत का विवरण किया है वो किसने किया है, मेगास्थनीज ने किया है। और किस बुक में किया है, इंडिका ने किया है। तो ऑप्शन नंबर ए तो यहाँ पे सही हो जाएगा उत्तर। इसके अलावा आपको ये पता होगा कि जो सेल्यूकस निकेटर था उसका जो है राजदूत था मेगास्थनीज, जो चंद्रगुप्त दरबार के, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था, और इसने वहीं जो है इंडिका लिखी थी। और उसमें जो है मतलब कई तरीके की उसकी किताब से इसकी जानकारी मिलती है। बात करें अगर इंडिका, एक नया क्वेश्चन बन सकता है आपके पेपर में कि इंडिका का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किया था, तो जॉन वॉटसन मैकक्रिंडल, जॉन वॉटसन से भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5।
देखिए 5वां क्वेश्चन आपके लिए इस प्रकार है कि हर्षवर्धन ने जयसेन नामक बौद्ध विद्वान को 80 बड़े गांव की आय दान में दी थी। ये 80 गांव जो थे वो कहाँ पर स्थित थे, ये पूछा है आपसे। कन्नौज, असम, उड़ीसा या फिर थानेश्वर। बिल्कुल उड़ीसा जो है यहाँ के स्थित 80 बड़े गांव जो थे वो क्या किया था, हर्षवर्धन ने जयसेन नामक बौद्ध विद्वान को दान में दे दिए थे। और ये जो है इनकी दानशीलता बहुत अधिक प्रचलित है, इसलिए एक इनको उपाधि दी गई थी हर्षवर्धन को, जो पूछी जाती है आपके पेपर में कि इनको क्या कहा जाता था, भारतीय, बिल्कुल यहाँ लिख रहे हैं भारतीय हातिम। भारतीय हातिम नाम की उपाधि हर्षवर्धन को दी गई थी क्योंकि इन्होंने 100 गांव की जो आय है वो उड़ीसा में स्थित 100 गांव की आय जो है वो जयसेन को जो है वो दान में दी थी। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है कि हर्षवर्धन का राज्यारोहण यानी राज्याभिषेक कब हुआ था, तो ये एक आपका और भी पूछा जाता है, ये वाला सन इससे रिलेटेड, तो 606 ईस्वी में ये हुआ था। इतनी चीज़ें आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड बिल्कुल ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस वंश के शासक द्वारा करवाई गई थी, पाल वंश, सेन वंश, पुष्यभूति वंश या फिर वर्मन वंश। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना, बिल्कुल बात करें अगर विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस वंश के शासक द्वारा कराई गई थी, तो बिल्कुल पाल वंश के शासक द्वारा कराई गई थी। और आपको पता है कि जो पाल वंश की मतलब जिसने स्थापना की है वो तो गोपाल है, लेकिन जो धर्मपाल है वो क्या है, इसका वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और गोपाल का पुत्र था धर्मपाल, तो इसी धर्मपाल ने पाल वंश को जो है वो इसमें विक्रमशिला महाविहार की स्थापना कराई। और एक चीज़ धर्मपाल के संबंध में याद रखिएगा, पूछा जाता है धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी भी कहा जाता है। ये इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और इसी धर्मपाल की राज्यसभा में जो है हरिभद्र नामक, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, हरिभद्र नामक जो है वो बौद्ध विद्वान रहता था। इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो बिल्कुल आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस वंश के, वंश पूछा जाए तो पाल वंश कहिएगा, और अगर डायरेक्ट शासक पूछ लिया जाए तो आपको धर्मपाल पे टिक करना है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर 7 की तरफ। देखिए तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ। जब तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया तो किस वंश का राज स्थापित हुआ था। पूछ रहे हैं तुगलक वंश, खिलजी वंश या फिर लोदी वंश या फिर सैयद वंश, बताइए। तो तैमूर के आक्रमण के समय भारत पर बात करें तो तुगलक वंश का जो है शासन था, और उसके 2 सुल्तान, तुगलक वंश के 2 सुल्तान शासन कर रहे थे। दिल्ली से अगर बात करें तो कौन था, नासिरुद्दीन महमूद, और वहीं अगर फिरोजाबाद से बात करें तो नुसरत शाह। इस तरीके से ये 2 थे, तुगलक वंश के थे। इसकी ट्रिक रहती है, अगर क्रम से आपको याद करना है, गुड़ खाओ तसला में, इस तरीके से जो है इसकी ट्रिक रहती है, उसके से आप इनका क्रम याद रख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 में आपसे पूछा है कि दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है। लाल किला, हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार या फिर लोदी का मकबरा। देखिए दिल्ली में स्थित आपसे पूछा है, बताइए कि कौन सा ऐतिहासिक स्मारक है जो भारतीय और फारसी वास्तुकला का शैली का उदाहरण है। तो बिल्कुल जो हुमायूं का मकबरा है ये है भारतीय और फारसी वास्तुकला शैली का एक अच्छा उदाहरण है। इसका डिज़ाइन भी आप देखिए, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको इससे रिलेटेड याद रखनी है। इससे रिलेटेड चीज़ें बहुत हैं, लेकिन वो आपके लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं। केवल आप ये ध्यान रखिए कि दिल्ली में है और भारतीय और फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है, तो इतनी ही बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है कि शिवाजी के अधिकारियों और उनके कार्यों के संबंध में सुमेलित नहीं है। कौन सा कथन है जो सुमेलित नहीं है, आपसे पूछा है। पेशवा सेनापति का कार्यकर्ता था, मंत्री राज दरबार के दैनिक कार्यों का संचालन करता था, बिल्कुल ये तो सही हो गया। अमात्य आय व्यय का लेखा जोखा रखता था, ठीक बात है। सुमंत जो था वो पड़ोसी राज्यों से संबंधित पत्राचार करता था, और ये भी बिल्कुल ठीक बात है। आपसे पूछा नहीं है तो पेशवा जो है वो यहाँ पर सेनापति का कार्य नहीं करता था, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे आपको करनी है। क्या करता था वो, तो वो राजा की सेना का नेतृत्व करता था, सेनापति का कार्य नहीं करता था। बढ़ते हैं, और अष्ट प्रधानमंत्री आपको पता होगा शिवाजी के ही दरबार में थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और
अभी आपके लेखपाल के पेपर में भी पूछा गया था हाल ही में, और एक दो पेपर में और भी ये क्वेश्चन जो है वो घुमा फिरा के पूछा जाता है। पूछा है कि साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया? 1925, 1926, 1919 या फिर 1928? बिल्कुल, बात करें साइमन कमीशन की तो ये 3 फरवरी 1928 को भारत में पहुंचा था। जब आपसे पूछा जाए कि साइमन कमीशन किस वर्ष नियुक्त किया गया था, तब आप कहेंगे 1927 में, लेकिन जब पूछा जाए प्रथम बार भारत कब आया, तब ये 1928 में आया था। और इसने कब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? तो 1930 में रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। फिलहाल 30 वाला मत याद रखिए, ये दो जरूर याद रखिए कि 1927 में इसकी नियुक्ति हुई है और 1928 में ये भारत आया है। इसके संदर्भ में बात करें तो साइमन कमीशन क्या था? एक तरीके से इसमें सभी प्रकार के जो थे वो मतलब सारे ही गोरे लोग इसमें थे, इसी कारण से इसको साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन भी कहा गया, क्योंकि सभी सदस्य जो थे वो कैसे थे? अंग्रेज थे। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में ये चीज़ की गई थी, इसीलिए इसका नाम साइमन कमीशन रखा गया। साइमन गो बैक के नारे जो हैं लगाए थे। और इससे रिलेटेड एक अच्छा क्वेश्चन ये ध्यान रखिएगा कि जो साइमन गो बैक का नारा है वो किसने दिया था? ये आपसे पूछा जाएगा कि साइमन गो बैक का नारा किसने दिया था, तब एक नाम याद रखिए, यूसुफ। ऐसे ही नए नए क्वेश्चन कभी कभी बनाते हैं, तब वहाँ पे क्या होता है, सारे बच्चे उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। जो रटे रटाए क्वेश्चन होते हैं पुराने, वो तो बच्चे कर लेते हैं अगर रिवाइज किया हुआ है तो, लेकिन जो नए तरीके के क्वेश्चन होते हैं वो सब अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, और वहीं से क्वेश्चन में जो है आंसर नंबरिंग में आपका फ़र्क पड़ता है। देखिए यूसुफ मेहर अली जो है, ये साइमन कमीशन का जो है इन्होंने जो नारा दिया था, इन्होंने ही इसका दिया था। तो इतनी जानकारी आप अच्छा एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड और पूछ लेता है कि जो लाला लाजपत राय थे उनकी मृत्यु इसी साइमन कमीशन के विरोध में 1928 को हुई थी। तो एक ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछ रहे हैं आपसे कि न्यूनतम की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों का सही क्रम क्या है? ये आपको यहाँ बताना है। अच्छा, जनसंख्या घनत्व होता क्या है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, इसको कहते हैं जनसंख्या घनत्व। आपसे पूछा है कि न्यूनतम, तो ये तो आपको पता होगा कि अरुणाचल प्रदेश न्यूनतम के मामले में नंबर 1 पर है जनसंख्या घनत्व में, तो ये ऑप्शन 2 हम चाहें तो ऐसे ही कट कर दें। अब ए या बी में आपको चूज करना है। अरुणाचल प्रदेश इसमें भी है, अरुणाचल प्रदेश इसमें भी है। सेकंड नंबर पे आपको बताना है मणिपुर है या फिर मिजोरम है। तो बिल्कुल सेकंड नंबर पे आपका क्या है? मिजोरम है, और फिर थर्ड नंबर पे आपका सिक्किम है, और इसके बाद जो है वो मणिपुर आता है। 4 याद रख सकते हैं, फिर आपका जो है वो मणिपुर आता है इसके बाद। तो इस तरीके से 4 याद रखिएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, फिर मिजोरम, फिर सिक्किम और फिर मणिपुर, इस तरीके से इसका सही उत्तर होगा। देखिए 12वां प्रश्न आपसे पूछा है, पहले इन दोनों को अच्छे से पढ़ लेते हैं, फिर जो है कूट की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कार्बन डाइऑक्साइड व जल वाष्प ग्रीन हाउस गैसेज हैं? बिल्कुल हैं। फिर है नाइट्रोजन एक निष्क्रिय गैस है जिसके कारण ऑक्सीजन की सक्रियता कम होती जाती है। अब यहाँ पे आपसे पूछा है कि कौन सा कथन सत्य है। तो क्या नाइट्रोजन एक निष्क्रिय गैस है? बिल्कुल, नाइट्रोजन जो है वो एक निष्क्रिय गैस है, और जिसके कारण ऑक्सीजन की जो सक्रियता है वो कम होती जाती है। यह बात आपको पता है। यदि नाइट्रोजन गैस होती है, वही कहीं ना कहीं जो देखिए सबसे ज़्यादा होता है कि ऑक्सीजन की वजह से वस्तुएं तेज़ी से जलती हैं, और यदि नाइट्रोजन गैस नहीं होगी तो वस्तुएं फिर जलती ही रहेंगी, बुझ नहीं पाएगी आग, आप कितना भी प्रयास करें। तो नाइट्रोजन गैस क्या करती है? उसको कंट्रोल करने का, उसको बुझाने का काम करती है थोड़ा, और ऑक्सीजन क्या करती है? उसकी सक्रियता को जलने की और बढ़ाती है। तो ये दोनों होता है, और ये कथन इस हिसाब से बिल्कुल सही है कि नाइट्रोजन एक निष्क्रिय गैस है जिसके कारण ऑक्सीजन की सक्रियता थोड़ी कम हो जाती है या कम होती जाती है। तो दोनों ही कथन यहाँ पर सही हैं, ऑप्शन ए व बी दोनों सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा है कि अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है? देखिए प्रश्न का लेवल देखिए, वेल्ट्स भी दिया है और सवाना भी दिया है, और ये दोनों आपको पता हो तो ये दोनों ही जो है वो अफ्रीका के घास के मैदान है। उष्णकटिबंधीय घास आपसे पूछा है यहाँ पे कौन है। अब यहाँ पे अंतर यह है कि एक इनमें से उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है और एक शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। अब आपको उष्णकटिबंधीय पूछा है, डायरेक्ट नहीं पूछा। अगर अब आपको नहीं पता है इन दोनों में से कौन सा है, तब आपका उत्तर किसी भी हालत में सही होने की संभावना कम हो जाएगी। बात करें अगर यहाँ पे अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान की, तो वो है आपके सवाना के घास के मैदान। और वेल्ट्स जो पूछें, देखिए कर्क और मकर की स्थिति से बाहर की स्थिति में आपका ये
बेल्ट्स वाला आता है, इसलिए ये शीतोष्ण घास का मैदान होता है। तो ध्यान रखिएगा, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कैसे हैं? सवाना जो है वो अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। बिल्कुल। प्रश्न नंबर 14 की तरफ बढ़ेंगे। 14 में आपसे पूछा है कि सूची 1 को सूची की 2 के साथ सुमेलित करिए और इस प्रकार से आपको अपने आंसर का चयन करना है। विषुवतीय, एक तरफ जलवायु की किस्म दी है और एक तरफ क्षेत्र दिया है। विषुवतीय, भूमध्य सागरीय, मानसून, सवाना, कैलिफोर्निया, म्यांमार, सूडान और कांगो। तो इस प्रकार से आपको बताना है कि कौन किससे मिलेगा। कांगो जो है वो कहीं ना कहीं आपका विषुवतीय, ये विषुवतीय से जलवायु आता है क्योंकि वहीं पड़ता है इसका कांगो, अफ्रीका के साइड में विषुवतीय रेखा की सीध में पड़ता है। भूमध्य सागरीय की अगर बात करें तो ये आपका, इसके पहले आप ये देखिए कि मानसून जो है वो आपका, ये मानसून इस प्रकार से आपका मानसूनी जलवायु जो है वो दक्षिण एशिया के साइड में आपको मिलेगा। देखिए अगर ए से आपका ये 4 मिल रहा है तो यहाँ पे ऑप्शन अगर आप चेक कर ले तो वैसे भी आपको मिल जाएगा ए का 4, बी का 1, सी का 2। देखिए मतलब मेरे कहने का ये कि अगर आपको एक भी आ रहा है तो आप उत्तर तक पहुँच सकते हैं। इस प्रकार से क्या मिला रहा है, ए का ये 4, बी का 1 यानी भूमध्य सागरी जो है वो कैलिफोर्निया क्षेत्र की जलवायु की किस्म है और मानसूनी जो है वो म्यांमार की है, सवाना जो है वो सूडान की है। डी का तीसरा, इस प्रकार से इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, अगला क्वेश्चन भी आपको प्रदेश और उसकी जलवायु से ही रिलेटेड बताना है। क्वेश्चन नंबर 15, बांग्लादेश, कैलिफोर्निया, साइबेरिया या फिर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, ये इस तरीके से 4 प्रदेश दिए हैं और उनकी जलवायु जो है वो सामने दे रखी है। तो बांग्लादेश जो है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी क्षेत्र में आएगा। कैलिफोर्निया जो है आपका ये भूमध्य सागरीय, साइबेरिया आपका पड़ेगा शीतोष्ण है ना, शीतोष्ण यहाँ की है जो जलवायु है, और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की कैसी है, उष्ण मरुस्थल। तो इस प्रकार से अगर आप मिलाएंगे ए का 4, तो ए का 4 2 में दे रखा है, तो सी का 2 भी देख लीजिए, सी का 2 केवल इसमें दिया, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रकार से सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है ये कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? नीति आयोग, वित्त मंत्रालय, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। आपसे पूछा है नीति आयोग की गणना जो है वो किसके द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय आय की गणना पूछिए आपसे कि किसके द्वारा की जाती है, तो बिल्कुल जो राष्ट्रीय आय की गणना है वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है कि सब्जियों का उत्पादन किस खेती के अंतर्गत आता है? वर्मी कल्चर, पीसी कल्चर, ओलेरी कल्चर या फिर मॉरी कल्चर। तो बिल्कुल वर्मी कल्चर की बात करें तो क्या है, ये केचुए का पालन आता है। पीसी कल्चर में क्या आता है, फिशेस वगैरह मतलब मत्स्य पालन। ओलेरी कल्चर जो है आपका यही है जो सब्जियों से संबंधित है उत्पादन से, और मोरी कल्चर जो होता है वो रेशम कीट के लिए जो शहतूत उगाने का काम है वो इसके अंतर्गत आता है। तो सब्जियों के उत्पादन के लिए ओलेरी कल्चर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। भारत में क्रेडिट रेटिंग जारी करता है कौन? क्रिसिल, केयर, इफ्रा या फिर उपर्युक्त सभी, ये पूछा है आपसे। तो एक तरीके से जो क्रेडिट रेटिंग है उसको जारी करने के लिए 3 मुख्य संस्थाएं जो हैं अभी वर्तमान में काम कर रही हैं, क्रिसिल, केयर और इफ्रा, ये सभी जो हैं वो कर रही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही होगा। पूछा है कि भारतीय रुपए का कितनी बार अवमूल्यन हो चुका है? 3 बार, 2 बार, 4 बार या फिर 5 बार, यानी कि डी वैल्यूएशन। क्या होता है अवमूल्यन का मतलब? डी वैल्यूएशन। मतलब क्या है कि जो मुद्रा की विनिमय दर है उसको इतना कम कर दिया जाए अन्य देशों की तुलना में जिससे निवेश हो उसको क्या हो, निवेश को मतलब बढ़ावा मिल सके निवेश को, तो ये होता है आपका अवमूल्यन। 3 बार, बिल्कुल ये 3 बार जो है वो किया गया है। ऑप्शन नंबर ए 3 बार किया गया है, ध्यान रखिएगा। और कब कब किया गया है? एक बार 1949 में किया गया है, फिर 1966 1966 में, और फिर 1991 1991 में। इस प्रकार से आपको सन भी याद रखने हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। पूछा है आपसे बेसल क्या है? तो बेसल क्या है? बैंक जोखिम प्रबंधन से संबंधित है, व्यापार से, जीएसटी से या फिर बीमा से। बिल्कुल बेसल जो है वो बैंक जोखिम प्रबंधन से संबंधित है, जो क्या करता है बैंकों को आकस्मिक मतलब किसी प्रकार के आंकड़ों से निपटने के लिए एक तरीके की व्यवस्था प्रदान करता है, और स्विट्जरलैंड में स्थित एक स्थल का नाम है। क्वेश्चन नंबर
21 है कि संसदीय सरकार में राज्याध्यक्ष हो सकता है। एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ संभावना पूछी है नहीं पूछा है आपसे, पूछा है हो सकता है। निर्वाचित प्रतिनिधि, वंशानुगत या मनोनीत व्यक्ति या इनमें से कोई भी। तो बिल्कुल जो संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत होता है वहाँ पे राज्याध्यक्ष निर्वाचित भी हो सकता है, वंशानुगत भी हो सकता है और एक मनोनीत व्यक्ति भी हो सकता है। तो इनमें से कोई भी हो सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। जैसे आप देख ही रहे कि भारत में निर्वाचन की व्यवस्था है, लेकिन ब्रिटेन में ये कैसी है, वंशानुगत है। तो आपसे यहाँ पे हो सकता है पूछा है, भारत का नहीं पूछा है, ना ही कहीं आपका ब्रिटेन का पूछा है, आपसे केवल ये पूछा है कि हो सकता है। तो इनमें से कोई भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका इस प्रकार से यहाँ पे सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 22 की तरफ। एक ऐसी संवैधानिक व्यवस्था जिसका आधारभूत सिद्धांत कार्यकारिणी का विधायिका के प्रति निरंतर उत्तरदायित्व होता है, वो क्या कही जाएगी? लोकतंत्र कही जाएगी, संसदीय लोकतंत्र या समाजवादी लोकतंत्र या फिर प्रत्यक्ष लोकतंत्र? बिल्कुल, वो क्या कही जाएगी? संसदीय लोकतंत्र कही जाएगी। जो संसदीय शासन प्रणाली में विधायिका होती है और कार्यपालिका होती है, उनमें क्या होता है, एक संबंध होता है, अभिन्न संबंध होता है। और इसके अंतर्गत होता क्या है कि मंत्रीगण जो है वो विधायिका के सदस्य होते हैं। तो इस प्रकार से संसदीय लोकतंत्र आपका ऑप्शन जो है बी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे पूछा है कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश किसको संबोधित करते हुए अपना त्याग पत्र दे सकता है? मान लीजिए जो हाई कोर्ट, अब सुप्रीम कोर्ट देखिए है, जो सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होगा वो किसको अपना त्याग पत्र देगा, रिजाइन लेटर अपना दे सकता है? बताइए। बिल्कुल, तो अगर बात करें आर्टिकल कौन सा है, तो 124, आर्टिकल 124 में ये चीज़ लिखी है कि कोई भी न्यायाधीश जो है वो राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने पद का त्याग कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति को सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा है कि अनुसूचित जाति तथा जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिए गए हैं? बिल्कुल पता है आपको कि जो अनुच्छेद 17 है, इसके तहत अस्पृश्यता का अंत किया गया है। जितनी भी समाज में व्याप्त कुरीतियां हैं, इनका भी अंत किया गया है। तो इसी के तहत जो है वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है किसको? अनुसूचित जाति और जनजाति को। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी जो है अनुच्छेद 17 सही होगा। देखिए क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग था, हर बार पूछते हैं अस्पृश्यता का अंत को लेकर, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग था। इसके अलावा इसी क्वेश्चन से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछते हैं कि अस्पृश्यता अपराध अधिनियम किस वर्ष आया था? तो याद रखिएगा 1955। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से पंचायती राज क्या है? एक द्विस्तरीय प्रणाली है, त्रिस्तरीय प्रणाली है, 4 स्तरीय या फिर 5 स्तरीय प्रणाली है? तो बिल्कुल जो पंचायती राज संस्थान है वो त्रिस्तरीय प्रणाली है। और आपको पता है कि त्रिस्तरीय प्रणाली है पंचायती राज, और अशोक मेहता समिति के द्वारा, बिल्कुल बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा, ठीक है, त्रिस्तरीय प्रणाली बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। इसके अलावा क्या ध्यान रखेंगे आप कि भारत के जो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन है उनकी एक ये प्रणाली है। और बात करें पंचायत की तो 73वां संविधान संशोधन आपको इससे रिलेटेड याद रखना है। कब हुआ था? 1992 में हुआ था। इस तरीके से आपको इतनी चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 26 ये है कि टाइफाइड रोग जो है उससे मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़े, आंत, मस्तिष्क या फिर श्वसन तंत्र? बिल्कुल जो आंत होती है, और उस आंत में भी विशेष रूप से जो छोटी आंत रहती है उसमें ये संक्रमण होता है। कैसे हो जाता है? पॉल्यूटेड वाटर है या फिर आप भोजन जो है खुला रखा हुआ है, इन सारी चीज़ों से, जिसमें मतलब एक तरीके से जीवाणु जनित रोग है ये टाइफाइड। तो ध्यान रखिएगा, इसकी ट्रिक हमने अपने चैनल पे बता रखी है रोग की, और एक बीज पत्री के कौन कौन सी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें तो ट्रिक के माध्यम से भी चाहें तो आप याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल आंत बी ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, द्रवित पेट्रोलियम गैस में कौन सा हाइड्रोकार्बन अनुपस्थित होता है? द्रवित पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस में कौन सा हाइड्रोकार्बन अनुपस्थित होता है? तो प्रोपेन और ब्यूटेन, तो ध्यान रखिए कि 95% होता है। प्रोटेन और ब्यूटेन 95% होता है। मेथेन और आइसोब्यूटेन पूछा है आपसे, तो बिल्कुल आइसोब्यूटेन भी होता है। कुछ थोड़े बहुत परसेंट में अन्य गैसेस होती है तो उसमें ये भी होता है, लेकिन मेथेन जो है वो यहाँ पे नहीं होता है द्रवित पेट्रोलियम गैस में। तो ध्यान रखिएगा। एलपीजी, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर
28 है कि निम्नलिखित में से आपको असत्य कथन को पहचानना है। ग्लूकोज को सार्वभौमिक शर्करा कहा जाता है, ग्लूकोज को एल्डोहेक्टोज शर्करा कहा जाता है, श्वसन की क्रिया में फ्रक्टोज का विघटन होता है, सभी खाद्य पदार्थों में ग्लूकोज पाया जाता है। तो यहाँ पे 28 के आपको असत्य कथन को छांटना है। तो बिल्कुल ये आपका जो है ग्लूकोज को सार्वभौमिक शर्करा कहते हैं, बात सही है। ग्लूकोज को एल्डोहेक्टोज शर्करा भी कहते हैं, ठीक है। श्वसन की प्रक्रिया में ग्लूकोज का विघटन होता है, फ्रक्टोज का नहीं, ग्लूकोज का होता है ना, ग्लूकोज का होता है। तो यही आपका गलत है, ऑप्शन नंबर सी। तो सही उत्तर आपका क्या होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CNS का भाग है, निम्नलिखित में से CNS का भाग है। CNS क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मस्तिष्क और मेरुरज्जु ये दोनों ही इसके भाग हैं। आपका मतलब पूरी बॉडी का जो कंट्रोल सिस्टम है सब इसी से है। अगर ये सुरक्षित है तो आप सुरक्षित हैं, नहीं तो फिर आपको कुछ भी ऐसा फील नहीं होगा अगर इनमें कोई भी दिक्कत आती है तो बिल्कुल ए बी दोनों। देखिए तीसवां क्वेश्चन क्या है, वर्ष 1984 में भोपाल गैस ट्रेजिडी जो हुई थी उसमें से किस गैस का रिसाव हुआ था, कब हुई थी, ध्यान रखिएगा 1984, 2 दिसंबर, ये भी याद रखिए 2 दिसंबर 1984 को हुई थी। और मिथाइल आइसोसाइनेट, बिल्कुल इसका फॉर्मूला CH3NCO, ये इस तरीके से ध्यान रखिएगा। बहुत ही विषाक्त गैस होती है, बहुत ही ज्वलनशील, और श्वसन संबंधी जो है ऐसी समस्याएं होती हैं कि इंसान जो है वो कहीं ना कहीं उसकी मृत्यु भी हो सकती है, बहुत ही घातक गैस है। हिंदी के प्रश्न शुरू हैं। प्रश्न नंबर 31, सत धन नारी का सही संधि रूप पूछा है कि क्या होगा। सत सन नारी, अच्छा आपको सत नारी ब्रेक करके दिया है और सही पूछा है तो बिल्कुल सन नारी होगा। बात करें संधि कैसी है तो व्यंजन संधि, जैसे इसमें जगन्नाथ भी आ जाएगा, है ना, इसी तरीके की संधि व्यंजन संधि है। और ये जो आधना है ये ब्रेक होता है जब ये ता, तो ये बदलता है अपने तीसरे में, ता बदलता है अपने ना में, है ना, बिल्कुल। अच्छा इसी में एक और उदाहरण रखिएगा याद, एक ये तो थोड़ा सा कम भी पूछ सकते हैं, लेकिन आपसे जो बहुत पूछा जाता है वो जगन्नाथ है, ये ज़्यादा पूछा जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। जगत धन्नाथ इसका बनता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, ये लेकिन ज़रूर ध्यान रखिए क्योंकि जगन्नाथ इसका अक्सर मैंने देखा है पेपर में, ये एक उदाहरण जो है वो पूछा जाता है, थोड़ा सा कठिन होता है व्यंजन संधि का। 32वां क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से ढुलमुल शब्द का विलोम शब्द क्या है। ढुलमुल, बिल्कुल त्याज्य, ग्रहित, चंचल या फिर दृढ़। तो ढुलमुल का मतलब होता है, मतलब एक तरीके से जो अपनी चीज़ को लेकर निश्चित ना हो, स्थिर ना हो, तो इसका आपको अगर विलोम बताना है तो बिल्कुल दृढ़ होगा। चंचल, ग्रहित, त्याज नहीं होगा, दृढ़ जो है वो इसका विलोम होगा ढुलमुल का। स्थिर शब्द किसका पर्यायवाची है, अगला क्वेश्चन है, स्थिर शब्द किसका पर्यायवाची है। अचल, अखिल, अचेत, अतिरिक्त। तो जो स्थिर होगा कहीं ना कहीं वही अचल होगा, है ना, जो चलेगा नहीं, जो गतिमान नहीं होगा वही तो स्थिर होगा, अचल होगा, अडिग होगा, अटल, अविचल, स्थिर, दृढ़, मतलब बहुत सारे पर्यायवाची हो सकते हैं इसके। तो इसके अलावा अखिल की बात करें तो अखिल का मतलब होता है कंप्लीट, संपूर्ण, पूर्ण, समस्त, पूरा, है ना, सारा, ये सारी चीज़ें आती हैं इसमें। अचेत मतलब मूर्छित होना, बेहोश होना, ये सब, संज्ञाहीन, चेतनाहीन। और अतिरिक्त का मतलब होता है अलग, पृथक। तो इस तरीके से याद रखिएगा। अचल, स्थिर का पर्यायवाची क्या है, अचल है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, जो क्षीण ना हो सके, वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा। जो क्षीण ना हो सके, अक्षय, ठीक है, जो क्षीण ना हो सके उसका क्या होगा, अक्षय। अच्छा ये भी समझ लीजिए, अखंडित, जिसके टुकड़े ना हो सके उसको कहते हैं अखंडित। और अखंडनीय क्या होगा, जिसको तोड़ना संभव ना हो। बात समझिए यहाँ पे, जिसको तोड़ना संभव ना हो मतलब अखंडनीय है। अखंडित जिसके टुकड़े नहीं हो सकते वो, और अक्षय जो छीन ना हो सके। अटूट का मतलब तो है जो टूट ना सके या जो कभी ना टूटे। जैसे आपने मतलब अक्सर अटूट जो ये वर्ड है रिश्तों के संबंध में सुना है, अटूट संबंध, अटूट रिश्ता, है ना। क्वेश्चन नंबर 35 है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में लिंग संबंधी अशुद्धि है। मेरे मित्र की पत्नी विदुषी है, सही है। गंगा पतित पावनी नदी है, पवित्र पावनी को पवित्र भी कहते हैं, सही है। रामायण हमारी भक्ति ग्रंथ, गलत है। वह अपनी धुन में जा रहा है, सही है। बिल्कुल जो लिंग संबंधी है इसी में है, रामायण हमारी भक्ति ग्रंथ है, ये नहीं यहाँ पे सही है, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा।
अब देखिए यहाँ पे 36 से जो 40 तक के क्वेश्चन हैं आपके, ये क्या हैं, गद्यांश को हैं। माटी की मूर्ति बनाने वाला, इस तरीके से आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। हम सीधे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं वो बेसिकली कैसे होते हैं, क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके यहाँ पे ग्रामर बेस्ड होते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा है पर माटी की चीज़ें तो इस देश में सदियों से मेलों में बिकती रही हैं, तो सदियों का अर्थ क्या है, सैकड़ों वर्ष, लाखों वर्ष, करोड़ों वर्ष या फिर उपर्युक्त सभी। तो सदियों का मतलब होता है क्या, सैकड़ों वर्ष। अगर समझ लीजिए इसी में अगर सदी लिखा होता, सैकड़ों, अगर इसमें सदियों की जगह सदी लिखा होता तब 100 वर्ष, तब 100 वर्ष हो जाता वो, और अगर सदियों लिखा है तो सैकड़ों वर्ष का समय सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से एक वचन का उदाहरण क्या है, मेले, खिलौने, चीजें या फिर विदेश। तो ये सभी बहुवचन है, विदेश जो है वो एक वचन है, क्योंकि इसका बहुवचन क्या बनेगा, विदेशों। क्वेश्चन नंबर 38 है, अपनी कला से उन्होंने विदेशी दर्शकों को भी चमत्कृत किया है, और इसमें पूछ रहा है वाक्य में काल कौन सा। बहुत आसान होता है काल को पहचाना, देखने में लगता है कि बड़ा कठिन है, तात्कालिक होगा, संभाव्य होगा। क्या संभाव्य लग रहा है, यहाँ पे कोई संभावना व्यक्त है, नहीं है। क्या आपको ये तात्कालिक लग रहा है किसी प्रकार से, देखते हैं। पूर्ण वर्तमान काल लग रहा है, पूर्ण वर्तमान काल या सामान्य वर्तमान काल। 38 क्वेश्चन बताइए। बिल्कुल, ये देखिए किया है, सबसे पहली बात तो है किया है, मतलब परफेक्ट टेंस है ये, तो परफेक्ट का मतलब ही तो पूर्ण होता है, और है आ रहा है तो मतलब वर्तमान है। आपको केवल सही उत्तर अपने आखिरी के सेंटेंस से छांट लेना है, बाकी से हमें कोई मतलब ही नहीं है। बिल्कुल ये क्या है, पूर्ण वर्तमान काल है, सामान्य भी नहीं है, तात्कालिक भी नहीं है। किया है मतलब काम हो चुका है, अभी अभी नहीं हो रहा है, तो यह कैसा है, पूर्ण वर्तमान काल है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, माटी, मूर्ति, कलाकार, बिक्री। बिक्री हो गई, मूर्ति बिक गई, माटी जो है, माटी भी आपका जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है, बिल्कुल है ना। माटी की भी कीमत है, की भी, माटी भी आपका जो है वो कैसा है, स्त्रीलिंग है। कलाकार जो है यहाँ पे आपका ये कैसा है, पुल्लिंग शब्द है। कलाकार कैसा शब्द है, बिल्कुल कलाकार पुल्लिंग शब्द है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 40 की तरफ। कई नए मेले भी शुरू हुए हैं, और रेखांकित शब्द में आपको क्या बताना है, एक वचन बताना है। हुए का एक वचन क्या होगा, हुए का एक वचन होगा हुआ, और होगा का क्या, किसका मतलब होगा, होंगे जब लिखा होगा तो उसका एक वचन होगा, है ना इसका। तो इस प्रकार से आपका हुए का एक वचन पूछा है, हुआ होगा। फिर आपका यहाँ 41 से लेकर 45 प्रश्न तक गद्यांश हैं, जिसको पढ़ के आपको उत्तर देने हैं। हम बात करेंगे यहाँ पे डायरेक्ट आपके क्वेश्चन की। अध्यवसायी शब्द का क्या अर्थ है, थोक व्यापारी, परिश्रमी, ज्ञानी या फिर आत्मनिर्भर। अध्यवसायी का अर्थ होता है परिश्रमी, क्या अर्थ होता है, परिश्रमी, और एक विशेषण शब्द है। ये कैसा शब्द है, विशेषण शब्द है, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 42 में है कि प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है, रेखांकित शब्द में तद्भव रूप कौन सा है। कर्तव्य का तद्भव रूप बताना है। कतरन नहीं, कारज कार्य का है, कीर्ति कीरति कीर्ति का है, कर्तव्य बिल्कुल कर्तव्य का है, कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा है कि उन्नति का पर्यायवाची शब्द किस विकल्प में नहीं है। उन्नति का मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं विकास करना, है ना। तो पूछा है आपसे कि किस में नहीं है, तो बिल्कुल विकास तो होता है ना, अभ्युदय भी होता है, उत्कर्ष का तो मतलब ही उन्नति होता है। तो इस प्रकार से आपका जो है यहाँ पे आविर्भाव शब्द जो है वो गलत है। क्या है आपका, आविर्भाव शब्द गलत है। क्यों गलत है आपका आविर्भाव शब्द, ये भी ध्यान रखिए, क्योंकि आविर्भाव का मतलब होता है कहीं ना कहीं उत्पत्ति, मतलब उत्पत्ति को कहते हैं आविर्भाव, व्युत्पत्ति होना, किसी चीज़ का उद्गम होना। तो इसलिए आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 है, गौरव का उपर्युक्त विलोम शब्द छाटिए। गौरव का, राघव, लाघव, अभिमान, सम्मान। गौरव का आपको उपर्युक्त विलोम शब्द बताना है। तो गौरव का मतलब होता है कहीं ना कहीं विशाल, बड़ा, और इसका जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा, लाघव। तो यहाँ पे बिल्कुल राघव, अभिमान, सम्मान नहीं, ये सब तो, ये तो देखिए उसके वही हैं, पर्यायवाची हो जाएंगे। लाघव जो है वो आपका यहाँ पे विलोम शब्द होगा, ऑप्शन नंबर बी है राघव, लाघव। क्वेश्चन नंबर 45 है,
कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय से नहीं बना है। प्रत्यय से नहीं बना है, प्रत्यय का अर्थ है जो आपके शब्द के बाद में लगेंगे। तो परिश्रम देखिए, आप देख रहे हैं यहाँ पे परि, ये क्या है, उपसर्ग है। बाकी इसमें ई प्रत्यय है, इसमें अय प्रत्यय है, इसमें भी क्या है, भारतीय में ई प्रत्यय है। तो इस प्रकार से परिश्रम जो है यहाँ पे प्रत्यय नहीं लगा है, इसमें उपसर्ग लगा है। फिर यहाँ पे 46 से 48 आपके जो क्वेश्चन है वो क्या है, इंग्लिश में पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है। सीधे हम ग्रामर के क्वेश्चन को लेंगे यहाँ पे। नो वन शुड फॉरगेट दैट अ जर्नी ऑफ 1000 माइल्स विद अ सिंगल स्टेप बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप। ये तो सुना होगा, प्रोवर्ब है एक तरीके की। और ध्यान भी रखिए, यह आपके जीवन के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि डर जो है वो बस लगेगा लगेगा लगेगा, लेकिन जब आप एक कदम बढ़ाएंगे तो चीज़ें आपके लिए और आसान होती चली जाएंगी, और कब हो जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा। नो वन शुड फॉरगेट दैट अ जर्नी ऑफ 1000 माइल बिल्कुल बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप। क्वेश्चन नंबर 50 है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल मॉडल इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। द मॉडल भरना है यहाँ पे। द स्काई इज डार्क क्लाउडी सो इट दैट रेन एनी टाइम। विल, शुड, मे, मस्ट। मस्ट का मतलब होता है जब आप बताएं कि एक तरीके की कंपल्शन कि ज़रूरी ही ज़रूर है, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है। शुड में हम एडवाइस देते हैं, और विल तो फ्यूचर का है, और साथ साथ कभी कभी विल को यूज़ करते हैं एक तरीके की पोलाइट रिक्वेस्ट में भी। यहाँ पे ये भी नहीं। तो बिल्कुल मे जो होता है एक तरीके की पॉसिबिलिटी को दिखाता है, और यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है कि स्काई इज़ डार्क है तो क्या हो सकती है, बारिश हो सकती है। इट मे रेन एनी टाइम, बिल्कुल मे, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 51, ये हर प्रैक्टिस सेट में आता है और इम्पॉर्टेंट रहता है। देश और उनकी राजधानी और साथ साथ उनकी मुद्राएं भी पूछ लेते हैं। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इसमें से दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो ध्यान रखिएगा। कजाकिस्तान की बात करें तो आपकी अस्ताना, किर्गिस्तान की, अच्छा यहाँ पे आपको 4 राजधानियां दी हुई हैं और आपसे पूछा गया है, मिलान नहीं करना है आपको, केवल ये बताना है कि कौन सी सही नहीं है। तो किर्गिस्तान की ताशकंद नहीं होती है। ताशकंद जो है वो किसकी होती है, ध्यान रखिए, ताशकंद होती है उज्बेकिस्तान की। उज्बेकिस्तान की होती है ताशकंद, ठीक है। तो किर्गिस्तान की बिश्केक होती है, तो यहाँ पे यही गलत है, ऑप्शन नंबर भी। बाकी सही है, कजाकिस्तान की अस्ताना, तजाकिस्तान की दुशांबे, तुर्कमेनिस्तान की अशगाबाद। इसमें से आप एक तजाकिस्तान की दुशांबे और दूसरी उज्बेकिस्तान की ताशकंद, ये दो याद रखिएगा, अधिकतर पूछी जाती हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 52, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है। ये पूछा है आपसे, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर केरल। तो बिल्कुल बताइए यहाँ पे आंध्र प्रदेश, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश में जो है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है वो स्थित है। देखिए क्वेश्चन नंबर 53 यहाँ पे आपसे पूछा है कि दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके यूपी टेट में पूछा जा चुका है पहले भी। दुनिया का सबसे लंबा, वहाँ पे आपसे पूछा गया था कि सबसे लचीला संविधान कहाँ का है ना। और यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है, भारत, चीन, यूएसए या फिर रूस। बिल्कुल भारत का जो है वो सबसे लंबा लिखित संविधान है दुनिया का। इसके अलावा जो मतलब भारतीय संविधान का जो भी ज़्यादातर पार्ट है वो लिया कहाँ से गया है, तो ध्यान रखिएगा 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया है, 1935 के, ये चीज़ ध्यान रखिए। उसके अलावा एक चीज़ याद रखिए, कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि सबसे लचीला संविधान कहाँ का है, तब आप कहेंगे ब्रिटेन का। सबसे लचीला संविधान कहाँ का है, ब्रिटेन का। बिल्कुल इसको ध्यान करके रखिएगा इस पॉइंट को। और सबसे कठोर संविधान अगर पूछ ले तब अमेरिका, सबसे कठोर संविधान अमेरिका का है। और कठोर और लचीला, अपने भारत जो है उसका संविधान कैसा है, कठोर और लचीला दोनों ही है, जिसमें से एक तरीके से लचीला ज़्यादा ही है, लेकिन दोनों उसको माना जाता है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 54 की। गीतात्मक कविता माई मदर एट 66, माई मदर एट 66 किसने लिखी है, बहुत बढ़िया जो है ये एक तरीके से पोएम है, किसने लिखी है बताइए, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, रविन्द्रनाथ टैगोर, कमला दास या फिर अशोक मित्र। तो ये जो है कमला दास ने लिखी है। कमला दास की ये बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है माई मदर एट 66। इसके अलावा भी इनकी अन्य भी हैं, द फ्रीक करके एक है, और माई ग्रैंड मदर हाउस है, जो इनकी एक तरीके से प्रसिद्ध पुस्तकों में आती है। और इनका
पेन नेम बात करें तो कैसे लिखती थी, मलयालम भाषा में ज़्यादातर लिखती थी और वहाँ पे क्या नाम था इनका, माधवी कुट्टी के नाम से ये लिखती थी। तो ये सारी चीज़ें एडिशनल है, थोड़ा सा आपको पता होनी चाहिए। बाकी ये माई मदर एट 66 किसकी है, कमला दास की पुस्तक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना किस वर्ष की गई, बताना है। 4 ऑप्शन है, बताइए। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना जो है वो 1957, ऑप्शन नंबर बी 1957 में की गई। मुख्यालय की बात करें कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया के वियना में है। काम क्या करता है, तो एक तरीके से जो परमाणु ऊर्जा है उसके शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ाने के लिए ही बढ़ावा देता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बुकर पुरस्कार जीतने वाली, आपसे यहाँ पे पहली भारतीय महिला पूछा गया है कि कौन थी बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला। अनीता देसाई, अमृता प्रीतम, अरुंधति रॉय या फिर सरोजिनी नायडू। बिल्कुल अरुंधति रॉय जो हैं ये आपकी बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी। कब से इस पुरस्कार की शुरुआत हुई है, तो 1969 से इस पुरस्कार की शुरुआत हुई है। इसके अलावा जो ये बुकर पुरस्कार है ये साहित्य के आपके क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बाद दूसरा बड़ा पुरस्कार माना जाता है और लगभग 60,000 पाउंड की राशि दी जाती है इसके तहत। बात करें अगर इसमें 2021-22 के भी आपको पता होने चाहिए कि किसको ये पुरस्कार मिले थे 2021 और 22 में। तो 22 का पहले जान लीजिए, 2022 में किसको मिला है, गीतांजलि श्री को मिला है ये पुरस्कार 22 में। और इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है टॉम्ब ऑफ सैंड, प्रसिद्ध पुस्तक है इनकी टॉम्ब ऑफ सैंड, रेत की समाधि के लिए मिला है। और अनुवादक किसने किया है, डेजी रॉकवेल ने इसका अनुवाद किया है, तो उनको भी सामूहिक रूप से मिला है। अगर ऑप्शन में गीतांजलि श्री ना हो तो आपको डेजी रॉकवेल लगाना है, डेजी रॉकवेल ना हो तो गीतांजलि श्री लगाना है, दोनों हो तो दोनों को लगाइएगा, ये है। और भारतीय मूल की अगर पूछ लिया जाए पहले व्यक्ति जिनको मिला था तो वो VS नायपॉल है। इतनी चीज़ें आपको इसके संबंध में याद रखनी है। फिलहाल क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि पहली भारतीय महिला अरुंधति रॉय, और इस बार 2022 का गीतांजलि श्री किसके लिए, फॉर टॉम्ब ऑफ सैंड, रेत की समाधि। क्वेश्चन नंबर 57, प्रसिद्ध लोकगीत कजरी कहाँ लोकप्रिय है, ये पूछा है। कहाँ लोकप्रिय है कजरी लोक गीत, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या फिर मध्य प्रदेश। बिल्कुल कजरी आपके उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय लोकगीत है। रासलीला, नौटंकी, चरकुला, इसके अतिरिक्त और भी हैं। क्या होता है, वर्षा ऋतु का वर्णन है, राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन, ये सारी चीज़ें इसमें की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 58, महिला कुश्ती को किस वर्ष शामिल किया गया। आपसे पूछा गया था एक प्रैक्टिस सेट में इससे पहले कि ओलंपिक में सबसे पहला गेम जो शामिल हुआ महिलाओं के लिए वो था गोल्फ। यहाँ पे पूछा है कि महिला कुश्ती को किस वर्ष शामिल किया गया है, तो बिल्कुल 2004 एथेंस ओलंपिक में इसको शामिल किया गया था, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, पंचायती राज संस्था की, अगर पंचायती राज संस्था से आपका पेपर में एक भी क्वेश्चन ना आए तो ये बहुत मुश्किल है, मान के चलिएगा ज़रूर आना है पंचायती राज व्यवस्था से आपका एक ना एक क्वेश्चन। तो प्रैक्टिस सेट में जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं और उनके थ्रू जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है उसको ध्यान रखिएगा। पंचायती राज संस्था की स्थापना करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था, यूपी, पंजाब, राजस्थान या फिर आंध्र प्रदेश। तो बिल्कुल राजस्थान था। राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को जो है तत्कालीन प्रधानमंत्री जो उस समय के थे जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा ये काम किया गया था और उसके बाद इसको आंध्र प्रदेश में भी लागू किया गया था। कौन सा संविधान संशोधन है पंचायत, तो 73वां संविधान संशोधन है। कब हुआ था, तो 1992 में हुआ था। कौन सी अनुसूची में है, तो बिल्कुल अनुसूची जो है वो है 11 अनुसूची में है। और भाग की बात करें तो भाग 9 में है, भाग 9 में पंचायत है और 9 का में नगर पालिका है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इतनी इन्फॉर्मेशन के अलावा एक चीज़ और ध्यान रखिए, अनुच्छेद, पंचायत का अनुच्छेद क्या है, तो 243 से 243 ओ तक ये आपका जो है अनुच्छेद है। इतनी चीज़ें आपको इसके क्रम में याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 60, बिरजू महाराज संबंधित हैं शास्त्रीय गायन, शास्त्रीय वादन, कथक या फिर संगीतकार। बिरजू महाराज जो हैं वो कथक से संबंधित हैं, बिल्कुल उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा शोभना नारायण का नाम भी इसमें आता है। क्वेश्चन नंबर 61, और यहाँ से आपके रीजनिंग के 5 प्रश्न आते हैं। रीजनिंग के 5 प्रश्न यहाँ से शुरू हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 61 है कि किसी महीने के 3 दिन बाद 4 तारीख को शनिवार आता है, उसी महीने की 27 तारीख को कौन सा दिन आएगा। क्या पूछ रहे हैं कि एक महीने में अगर 4 तारीख को शनिवार है 3 दिन बाद, तो 27 तारीख को उसी महीने के कौन सा दिन आएगा। देखिए महीना अगर सेम ही है, कुछ करना नहीं है आपको। कैसे करेंगे,
अगर आप इस 27 का और 4 दिन बीत चुके हैं, इस 27 और 4 का अंतर देखेंगे तो 23 आएगा। और आपको पता है कि महीने में कोई भी तारीख जो हो वो 7 दिन के बाद रिपीट होती है ना। 7 दिन बीतेंगे तो आपका वही दिन वापस से आएगा, 7 दिन के बाद जो है वो रिपीट करता है दिन। तो इस क्रम में अगर आप इस 23 को 7 से भाग दे दें, 23 को 7 से भाग दीजिए, तो क्या वही दिन रिपीट नहीं करेगा? बिल्कुल रिपीट करेगा। तो रिपीट क्या कर रहा है यहाँ पे? शनिवार है और शनिवार ही आएगा। तो 2 आपका यहाँ पे शेष बच रहा है। जो शेष बच रहा है उसको इस शनिवार में 2 जोड़ दीजिए, +2। शनिवार, इतवार, सोमवार। ऑप्शन नंबर ए सोमवार यहाँ पे आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 62 की तरफ। सार्थक क्रम में लगाना है आपको। इनको जो दिए गए हैं, भूमिका, अध्याय, प्रस्तावना, विषय सूची या फिर संदर्भ सूची। तो सबसे पहले अगर बात करें इसके सार्थक क्रम में, सबसे पहले क्या आएगी? भूमिका आएगी, फिर विषय सूची, किताब जैसे एक होती है ना उसी के क्रम में देख लीजिए, फिर प्रस्तावना आती है, फिर आपका अध्याय आता है और फिर आपकी संदर्भ सूची सबसे आखिरी में आती है। तो इस क्रम में आपका जो है क्या ऑप्शन सही होगा? ADCBE। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है तो बिल्कुल डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्लॉक का है कि पूछा है कि घड़ी की छोटी सुई को किसी निश्चित बिंदु से 50 मिनट आगे खिसकाया जाए तो वह कितने डिग्री का कोण बनाएगी? आपको पता है कि घड़ी 1 मिनट में जो है वो आधे डिग्री का कोण बनाती है। तो इस क्रम में अगर 50 मिनट का आपसे पूछा है तो कैसे करेंगे? देखिए 50 में कर लीजिए, 25 बार में जाएगा तो कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 25 डिग्री का कोण इस प्रकार से ये बनाएगी। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या पूछा है कि वेंचर कूट आपको मिलाना है, मतलब इसका इसका जो संबंध होगा वही इसका इनमें से किस ऑप्शन के साथ संबंध होगा, ये आपसे पूछा है। तो देख लेते हैं। देखिए U से V की तरफ बढ़ेंगे तो +1 जुड़ेगा, C से E की तरफ बढ़ेंगे तो +2 जुड़ेगा, K से N की तरफ जुड़ेंगे तो +3 जुड़ेगा, इसी तरह P से T की तरफ जुड़ेंगे तो +4। मतलब एक एक का जो है वो क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है, एक एक बढ़ रहा है यहाँ पे। तो बस उसी प्रकार से हमें देख लेना है कि प्रोसेस में भी एक इसमें 1 बढ़ जाए, 2 बढ़ जाए, 3 4 5 6 7 इस क्रम में आपको बढ़ाना है। तो देखिए जब P को बढ़ाएंगे आप तो क्या हो जाएगा आपका? O। O किस ऑप्शन में है आपका? ये O। आपको पूरा करने की भी ज़रूरत नहीं है, देखिए इसमें है ही नहीं। एक बढ़ने पर OP होता है ना, OP। जब एक इसमें 1 का अंतर आ रहा है, फिर इसमें 2 का अंतर आएगा, फिर इसमें 3 का, इसमें 4 का, इसमें 5 का, इसमें 6 का, इसमें 7 का, इस प्रकार से जो है अंतर आता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पे आपका सही होगा, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डायरेक्शन का। नरेश अपने घर से पूर्व की दिशा में 12 किलोमीटर चलता है। चलिए पढ़ते जाते हैं और साथ साथ इसको बनाते भी जाते हैं। तो नरेश अपने घर से पूर्व की दिशा में चलता है। मान लीजिए कि ये नरेश का घर है ना, ये नरेश का घर है और यहाँ से वो चला है कितना? 12 किलोमीटर चल गया नरेश, ठीक है। फिर वह अपने बाएं मुड़ेगा, कितने किलोमीटर मुड़ेगा? 10 किलोमीटर। तो यहाँ से ये अपने बाएं मुड़ गया 10 किलोमीटर, ठीक। अब फिर अपने बाएं को 8 किलोमीटर जाएगा। अब इसका बायां इधर होगा ना, ये फिर अपने बाएं को मुड़ गया 8 किलोमीटर। अब क्या कह रहा है? फिर अपने दाएं 5 किलोमीटर मुड़ेगा, ये इसका दायां है, फिर से 5 किलोमीटर मुड़ गया, ठीक है। और फिर बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर, यानी फिर आगे मुड़कर 4 किलोमीटर फिर आगे चलेगा। अब आपसे पूछ क्या रहा है ये कि अब वह अपने घर से कितनी दूर है और किस दिशा में है। दूरी तो देखिए उसकी ये है, ये उसकी दूरी है उसके घर से। तो अगर ये इतना यहाँ तक ये इतना 10 था और ये इतना 5 है तो बिल्कुल 15 किलोमीटर तो दूर है वो, 15 किलोमीटर दूर है। और किस दिशा में है वो?
तो बिल्कुल वो उत्तर दिशा में खड़ा है। ये क्या है, इस दिशा में खड़ा है, इधर आना है, तो ये इसकी कौन सी नॉर्थ दिशा है ना, तो उत्तर दिशा में है, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही होगा, 15 किलोमीटर उत्तर दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91। यहाँ से आपके कौन से क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, करंट अफेयर के। 10 जून 2022 को किस जिला प्रशासन द्वारा नन्ही परी कार्यक्रम जो है वो चलाया गया। यहाँ पे आपसे पूछा है कि नन्ही परी कार्यक्रम जो है वो कब चलाया गया है और किस प्रशासन के द्वारा, किस जिला प्रशासन, बिल्कुल उत्तर पश्चिमी दिल्ली के द्वारा जो है ये चलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92। निम्नलिखित में से किसे मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया गया है, किसे मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया गया है। बिल्कुल NK ओझा को जो है यहाँ पे ये नियुक्त किया गया है। 93 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि प्रतिवर्ष विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है। विश्व रक्तदाता दिवस, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, 12 जून, 14 जून, 13 जून या फिर 15 जून। बिल्कुल 14 जून को जो है ये मनाया जाता है। और पता होगा कि आपको एक महान जीव विज्ञानी थे जिनका नाम क्या था, कार्ल लैंडस्टीनर। उन्हीं का जन्म हुआ था 14 जून को और उन्होंने ही सारा काम किया इस पे सब, है ना। तो उसी के उसमें जो है एक तरीके से उन्हीं की याद में ही 14 जून को हम क्या मनाते हैं, प्रतिवर्ष विश्व रक्तदाता दिवस। 94 क्वेश्चन है, 12 जून 2022 को किसने विश्व के दूसरे सबसे लंबे समय तक राजगद्दी संभालने का रिकॉर्ड बनाया है। बिल्कुल एलिजाबेथ द्वितीय का नाम आएगा इसमें आपका, ब्रिटेन की महारानी। 95 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश 19वां शंग्री ला डायलॉग एशिया सुरक्षा शिखर सम्मेलन का मेजबान करता बना है। इंडोनेशिया, जापान, भारत या फिर सिंगापुर। बिल्कुल सिंगापुर जो है इसमें, इस मतलब सिंगापुर में ही इसका आयोजन भी किया गया था। तो यही आपसे पूछा है, मेजबान करता जहाँ आयोजन किया जाता है वो होता है। तो ये जो है आपका शांग्री ला डायलॉग का आयोजन जो है वो कहाँ किया गया था, ये 10 जून से 12 जून के बीच में किया गया था, यही 2022 में, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 96 है, बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फैसिलिटी की स्थापना कहाँ की जाएगी। बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र फैसिलिटी की स्थापना कहाँ की जाएगी, किस देश में की जाएगी, ये पूछा है आपसे क्वेश्चन नंबर 96 में। बिल्कुल कोलंबो श्रीलंका में इसकी स्थापना जो है वो की जाएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह काम किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 है कि अग्निपथ योजना के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है पूछा है। इसको ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे आपके लिए करंट अफेयर का, कि अग्निपथ योजना के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है पूछा है। नहीं, 14 जून 2022 को केंद्रीय मंडल में इसे मंजूरी दी गई है, सही बात है ये। इसके तहत युवा 3 वर्ष, चलिए देखते हैं आगे। भर्ती के लिए आयु 17.5 से 21 वर्ष के बीच होना जरूरी है। बिल्कुल उपरोक्त में से कोई नहीं, ये आपका जो है गलत है, क्योंकि 4 वर्ष की अवधि नहीं, 3 वर्ष की अवधि नहीं, 4 वर्ष की अवधि के लिए ये काम होगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा जिसमें आप होंगे कंफ्यूज पेपर में, वो क्या है कि अग्निपथ भर्ती योजना है और इसके तहत जो लोग इसमें शामिल होंगे उनको अग्निवीर कहा जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि अग्निपथ योजना है और इसके योजना के तहत जो चुने गए युवा लोग होंगे उन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। 4 वर्ष की अवधि के लिए सेना में शामिल होंगे, ये चीज़ है। 75% जो लोग होंगे वो ड्यूटी से मुक्त कर दिए जाएंगे और 25% लगभग जो है उन्हें आगे भी मौका इस प्रकार से दिया जाएगा। तो इतनी चीज़ें आपको इससे रिलेटेड याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 98, प्रतिवर्ष विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस। देखिए ऐसे नए नए जो दिवस हैं जो आपने जल्दी सुने नहीं होंगे, लेकिन पेपर कभी कभी पूछ लेता है ऐसे, तो एक बार आपके अगर दिमाग में भी होगा तो वहाँ पे आप क्लिक कर पाएंगे। प्रतिवर्ष विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपका 15 जून को जो है वो मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 99, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन सा है जो भारत को तेल देता है। अमेरिका, रूस, सऊदी अरब या फिर इराक। तो बात करें, अभी तक आपने सऊदी अरब और रूस का नाम सुना हुआ, लेकिन इस समय वर्तमान में इराक जो है वो सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश है भारत के लिए तेल का। और उसके बाद जो है नंबर 2 पे ये रूस है और नंबर 3 पे ये क्या है, सऊदी अरब है। तो इस क्रम ध्यान रखिएगा कि इराक है, फिर रूस है और फिर सऊदी अरब है। तो इस क्रम में जो भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश हो जाएगा वो इराक होगा। यहाँ पे अमेरिका नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, अमेरिका नहीं है। सबसे नंबर 1 पे इराक है, दूसरे नंबर 1 पे रूस है और उसके बाद फिर कौन सा है,
चाइना है। ध्यान रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया होगा तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपका जो लाइक है वो ऐसे ही आता रहेगा और वीडियो के जो प्रैक्टिस सेट हैं आपको लगातार मिलते रहेंगे। देखिए आपके लाइक से, कमेंट से जो है हमें मोटिवेशन मिलता रहता है कि आपके लिए लगातार प्रैक्टिस सेट जो हैं वो कराए जाते रहे। यहाँ पर आगे आने वाले सुपर टेट की परीक्षा के लिए भी जो है कई प्रैक्टिस सेट आपके लिए यहाँ पर लेकर आए जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नमूना पंजीकरण प्रणाली SRS द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2015 से 19 के दौरान भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा दर कितनी है। अच्छा, जीवन प्रत्याशा दर की बात है तो पहले ये समझ लीजिए कि जीवन प्रत्याशा दर क्या होती है। किसी भी व्यक्ति की, या यूँ कहें कि एक व्यक्ति का जो एक औसतन जीवन काल होता है उसे हम जीवन प्रत्याशा दर कहते हैं। और पूछा है कि नमूना पंजीकरण प्रणाली द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 15 से 19 के दौरान भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा दर कितनी है। बताइए। 4 ऑप्शन है। बिल्कुल 69.7 वर्ष है। 69.7 वर्ष ये है। तो ध्यान रखिएगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। सभी 100 प्रश्न यहाँ हुए पूरे। मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट पेपर के साथ, मॉडल टेस्ट पेपर के साथ नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय